नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार एक बार फिर से सभी दोस्तों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजीजीके विद डीके में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सहकारिता बैंक के अंतर्गत बैंकिंग अधिनियम 1949 के एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों, जो कि हमारे एग्ज़ाम में कंफर्म रूप से एक दो क्वेश्चन आएगा ही। इतना क्वेश्चन कर लोगे तो आप लोग का जो इसके अंतर्गत जो भी एमसीक्यू का आएगा, आप लोग का जो एग्ज़ाम में आएगा, जो भी पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा, वो आप लोग का बन जाएगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों। तो चलो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां निवेश बैंकर द्वारा की जाती है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है आप लोग के पास, हामीदारी प्रतिभूतियां, ऋण उपलब्ध कराना, सीआरए के रूप में कार्य करता है, ऊपर के सभी। तो याद रखना दोस्तों, आप लोग का सही हो जाएगा उत्तर एक। पहला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। हामीदारी प्रतिभूतियां जो है यही हमारा निवेश बैंकर द्वारा की जाती है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में म्यूचुअल फंड व्यवसाय को कौन से नियंत्रित करता है? अर्थात कहने का मतलब, भारत में म्यूचुअल फंड व्यवसाय को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है बताइए। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन टू IRDAI, तीसरा सेबी, चौथा एम्फी। तो याद रखना दोस्तों, आप लोग का सेबी सेबी जो है आप लोगों का ये म्यूचुअल फंड व्यवसाय को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों। भारत में म्यूचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूति के विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा विनियमित और मॉनिटर किया जाता है, जो निवेशकों की हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है। क्लियर है दोस्तों? याद रखना। इस प्रकार से आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बीमा व्यवसाय का नियामक कौन है? बताइए। तो याद रखना, भारत में बीमा व्यवसाय के नियामक IRDAI है। IRDAI है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सूचीबद्ध एक्सचेंज है? बताइए। एक्सचेंज बोल रहा है दोस्तों, BSE, NSE, KCX, MCX। तो याद रखना दोस्तों आप लोग का MCX। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वह संपत्ति नहीं है जिसमें बैंक SLR बनाए रखने के लिए निवेश करते हैं? इसमें SL और R की बात कर रहे हैं दोस्तों, SLR। तो याद रखना आप लोग, डिबेंचर। ठीक है। डिबेंचर और संपत्ति नहीं है जिससे बैंक SLR बनाए रखने के लिए निवेश करते हैं। बाकी नगद, सोना, SLR प्रतिभूतियां, ये सभी जो है संपत्ति जो है बैंक SLR बनाए रखने के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर डिबेंचर वह संपत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगले क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, SLR की आवश्यक राशि बनाए रखने में विफल रखने पर वाणिज्यिक बैंकों की RBI को कितना दंडात्मक ब्याज देना होगा? ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, बैंक दर 5%, 5% याद रखना है। तो ऑप्शन टू जो है सही हो जाएगा। अगर इसका मैं विस्तार आप लोग को समझा दूँ, यदि कोई बैंकिंग यदि कोई बैंकिंग कंपनी, ठीक है, कंपनी SLR की आवश्यक राशि बनाए रखने में विफल रहती है, तो वह उस डिफॉल्ट के संबंध में RBI को उस दिन के लिए बैंक दर से 3% अधिक की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। कमी और यदि चूक अगले अगले कार्य दिवस पर भी जारी रहती है, तो कमी पर चूक से संबंधित देने के लिए दंडात्मक ब्याज को बैंक दर से 5% प्रति वर्ष की दर तक बढ़ाया जा सकता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 7वें नंबर का देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में ओपन मार्कर ऑपरेशंस OMO के तहत किस उपकरण का कारोबार किया जाता है? किसका कारोबार किया जाता है बताइए दोस्तों। याद रखना, सरकारी प्रतिभूतियां, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियां का क्या किया जाता है? कारोबार किया जाता है। अगर इसका विस्तार मैं आप लोग को समझाऊं, ओपन मार्केट ऑपरेशन से
तात्पर्य, ओपन मार्केट ऑपरेशंस तात्पर्य अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति को विनियमित करने के लिए किसी भी देश को केंद्रीय बैंक द्वारा ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीदी से है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आरबीआई ने मार्च 2021 तक सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ योजना के तहत अनुसूचित बैंकों के लिए उधार लेने की सीमा को उनकी शुद्ध मांग समय देनदारियों एनडीटीएल के 2% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? बताइए। तो याद रखना 3% कर दिया गया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगर इसका आप लोग को विस्तार में समझा दूं तो देखिए, आरबीआई ने, ठीक है, आरबीआई ने एक स्थायी उपाय के रूप में मार्च से सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ योजना के तहत अनुसूचित बैंकों के लिए उधार सीमा को उनकी शुद्ध मांग और समय देनदारियों एनडीटीएल के 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया था। एमएसएफ 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 के तहत बैंक न्यूनतम कितनी धनराशि उधार ले सकते हैं? याद रखना 1 करोड़ रुपया तक उधार ले सकते हैं। कितना? 1 करोड़ तक। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 1 करोड़ तक उधार ले सकते हैं। ठीक है। आरबीआई को आवेदन प्राप्त होने वाली न्यूनतम, ठीक है, आरबीआई को आवेदन प्राप्त होने वाली न्यूनतम 1 करोड़ रुपया है। चलो ना हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रा जारी करता कौन है? बताइए दोस्तों, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। क्लियर है? आरबीआई हमारा क्या करता है? मुद्रा जारी करता है। ठीक है दोस्तों, तो आरबीआई कहाँ है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए आप लोग का सही उत्तर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक देश का एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। ठीक है, देश का एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। भारत सरकार के साथ आरबीआई देश की मुद्रा के डिजाइन, उत्पादन और समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिसका लक्ष्य स्वच्छ और वास्तविक नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलो। आरबीआई के पास खाली स्थान रुपये मूल्य तक करेंसी नोट जारी करने की शक्ति होती है या शक्ति है? बताइए। तो याद रखना, ये आप लोग का हो जाएगा, आरबीआई किसी भी मूल्य का कोई भी नोट जारी कर सकता है, लेकिन रुपयों से अधिक नहीं। 10,000 नोटों के मूल्य वर्ग को सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 10,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, और आरबीआई तदनुसार कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत आरबीआई के पास आरबीआई के पास रुपये के नोट को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी करने की एकमात्र अधिकार है। याद रखना है बातें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? केंद्र सरकार का बैंकर नहीं है। उन राज्य सरकारों के लिए बैंकर जिन्होंने उसके साथ समझौता किया है, कोई समझौता नहीं होता। बैंकों का बैंकर, इसमें कोई बैंकर नहीं होता भाई। आखिरी कर्जदाता, इसमें कहाँ आखिरी कर्जदाता, इसमें बहुत लोग कर्जदाता होते हैं। उपरोक्त सभी सही है, तो उपरोक्त सभी जो है हमारा आरबीआई का कार्य नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक खाली स्थान के मार्गदर्शन में पर्यवेक्षी कार्य करता है। याद रखना, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड बीएफएस 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 के मार्गदर्शन पर पर्यवेक्षी कार्य करता है। इसको पढ़ लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड बीएफएस के मार्गदर्शन पर करता है। बोर्ड का गठन नवंबर 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक समिति के रूप में किया गया था। बीएफएस का प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों सहित वित्तीय क्षेत्र को समेकित निगरानी करना होता है। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ो। फेमा अधिनियम 1999 का प्रशासन कौन करता है? फेमा अधिनियम 1999 का प्रशासन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई। याद रखना, आरबीआई। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा।
विदेशी परिसंपत्तियों में निवेश करते समय आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पालन नहीं किया जाता? तो याद रखना, जैसे कि ऑप्शन है सुरक्षा, ये तो पालन किया जाता है। लिक्विडिटी, ये भी पालन किया जाता है। वापस हो जाता है, वापस करना भी है। लेकिन भारी जोखिम उठाना, ये काम सिद्धांत पालन नहीं किया जाता दोस्तों। तो ऑप्शन 4 आप लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन 4 आप लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। आरबीआई आरबीआई की कौन सी रिपोर्ट बाजार के सामने आरबीआई की विदेशी मुद्रा आरक्षित स्थिति का खुलासा करती है? बताइए। तो याद रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा साप्ताहिक संख्या की अनुपूरक। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, साप्ताहिक संख्या की अनुपूरक। आरबीआई की कौन सी रिपोर्ट बाजार के सामने आरबीआई की विदेशी मुद्रा आरक्षित स्थिति का खुलासा करती है? तो है साप्ताहिक संख्या की अनुपूरक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश के भुगतान और निपटान प्रणाली के नियामन और पर्यवेक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में आप लोग का CCIL जो है हमारा नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है दोस्तों। तो आप लोग का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट खाली स्थान आधार पर प्रकाशित की जाती है। बताइए, जो ऑप्शन दिए इसमें कौन से आधार पर प्रकाशित की जाती है? तो जैसे कि ऑप्शन सालाना, महीना, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक। याद रखना दोस्तों, इसका हो जाएगा आप लोग का अर्धवार्षिक। क्लियर है, अर्धवार्षिक से उत्तर हो जाएगा। FSDC की उप समिति का पदेन अध्यक्ष कौन है? बताइए दोस्तों। अर्थात आरबीआई के गवर्नर करते हैं ना, याद रखना है। जो FSDC की उप समिति का जो अध्यक्ष है आरबीआई के गवर्नर करते हैं। याद रखना इस बात को। तो आप लोग का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर। एक क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट है। एक बैंकिंग कंपनी किसी भी कंपनी में शेयर नहीं रख सकती है, चाहे वह गिरवीदार हो या उस कंपनी की चुकता पूंजी खाली स्थान या अपनी स्वयं की चुकता पूंजी और आरक्षित निधि के खाली स्थान जो भी कम हो से अधिक राशि का मालिक हो। तो कितना कितना प्रतिशत? याद रखना, यहाँ पर 30% और यहाँ पर 30%। ये 30% को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 30-30%। ठीक है, इसका अगर मैं आपको डिटेल विस्तार बताऊं तो याद रखना आप लोग। देखिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 9 की 4 उपधारा 2 में प्रावधान है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी भी कंपनी में शेयर नहीं रखेगी, चाहे वह गिरवीदार हो या बंधकदार हो या पूर्ण स्वामी हो। 30% से अधिक राशि का शेयर नहीं रखेगा। उस कंपनी की चुकता शेयर पूंजी या उसकी अपनी चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधि का 30%। याद रखना है इतना को। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन। क्या है देखिए, किसी बैंक का पूंजी बाजार में सभी रूपों में फंड आधारित और गैर फंड आधारित दोनों कुल एक्सपोजर पिछले वर्ष के 31 मार्च को उसके निवल मूल्य के खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखना 60% से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन 4 आप इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। इसको अगर मैं डील करके अच्छे से समझा दूं तो क्या हो जाएगा, पढ़ देखिए। किसी बैंक ठीक है, किसी बैंक का पूंजी बाजार में सभी रूपों में फंड आधारित और गैर फंड आधारित दोनों कुल एक्सपोजर 31 मार्च को उसके निवल मूल्य, जैसा कि पैराग्राफ 2.34 में परिभाषित है कि 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 40% अधिक नहीं होना चाहिए। पिछले वर्ष का इस समग्र से सीमा के भीतर शेयरों, परिवर्तनीय बांड, डिबेंचर, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों और वेंचर कैपिटल फंड VCF के सभी एक्सपोजर पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों में बैंक का प्रत्यक्ष निवेश उसके निवल मूल्य के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इतना याद रखना है दोस्तों। क्लियर है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 20, 40 और 20 इसका 60% हो जाएगा उसका सही उत्तर, ऑप्शन 4। क्लियर है दोस्तों।
इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का मैं इतना क्वेश्चन करा दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।